पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और भाई आप सभी के त्योहारों का मौसम अब बीत गया है और पढ़ाई का समय आ चुका है और बोर्ड की एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में हमें बिल्कुल अब तो अच्छे से एकदम लग कर, जितने मज़े से हमने त्योहारों को सेलिब्रेट करा, अब उतने ही अच्छे से लग कर हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है ताकि हम आगे और अच्छे से सफल हो सके, है ना? तो अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी सीरीज में हमारा आज का अगली जो जीवन परिचय के लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, है ना? वो दिनकर जी की पंक्तियां आपको याद ही होंगी, रश्मि रथी की, है ना? जो रश्मि रथी की बहुत सारी पंक्तियां, और बहुत उसमें मतलब एक इंटरेस्टिंग कि मतलब दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष बड़ों की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो साथ देता उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। तो ये दिनकर जी की पंक्तियां हैं। दिनकर जो राष्ट्रवादी कवि के रूप में हम जिनको जानते हैं, आज उन्हीं का जीवन परिचय हम जानने वाले हैं। और बहुत ही फेमस राइटर है, इनको हम एग्जाम के नजरिए से देखें तो बिल्कुल भी बिसरा नहीं सकते, यानी भूल नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में इनके जीवन के परिचय से या फिर बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न तो आ ही सकते हैं। तो बिल्कुल आज हम इसको करने वाले हैं और साहित्य दर्पण का हमारा ये अगला सीरीज है, यानी इस सीरीज में हमारा अगला चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा मैंने ना इस सीरीज के अंदर एक कोशिश करी आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान, इतनी आसान भाषा में मैंने इनका जीवन परिचय आपके लिए रखा है, पॉइंट्स बनाकर रखा है। मैंने आपको मतलब ये चीज़ समझाई भी है पहले भी कि बच्चा आप पॉइंट्स बनाकर आंसर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन नहीं बच्चे करते, तो मैंने कोशिश करी कि आपको पूरे पॉइंट्स में आंसर मिल जाए, आप वहाँ से इसको याद कर पाएँ, समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का मतलब नाम तो आप जानते ही हैं। इनके पिताजी का नाम बलदेव सिंह था, माता का नाम मनरूप देवी था। जन्म स्थान व तिथि की बात करें तो सिमरिया बिहार के थे और 30 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो सिमरिया जिला मतलब बिहार के ये थे और 30 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था। और बीए हिंदी साहित्य से इन्होंने क्या कराया था? बैचलर की डिग्री ली थी, यानी बीए करा था। तो ये इनका छोटे मतलब एक बहुविकल्पीय आधार पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पेशे से ये लेखक थे, कवि थे, संस्कृतविद और आलोचक, यानी संस्कृत के विद्वान और आलोचक मतलब होते हैं ना, किसी भी तथ्य, किसी भी पुस्तक पर पहले अच्छे से जांचबीन खोजबीन करना, उसको अच्छे से परखना, पक्ष विपक्ष देखना और फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना, आलोचना करना उसकी बेसिकली। तो वो सब ये कार्य किया करते थे। पुरस्कार की बात करें तो इन्हें उर्वशी के लिए इनकी रचना है ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण, संस्कृति के 4 अध्याय और रश्मि रथी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो आपको मैंने यहाँ पर पुरस्कार भी बता दिए कौन से मिले हैं और किस रचना के लिए मिले हैं। तो यहाँ से आपके 2 नंबर तो पक्के हो जाते हैं। तो देखो यहाँ से ना इसे एक मतलब उनका जन्म स्थान, उनका जन्म तिथि, फिर उनका पेशा क्या रहा, कौन सा साहित्य इनको पुरस्कार मिला है, अच्छा किस साहित्य के लिए मिला है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में आपको ये दिया है, तो इसको बिल्कुल मत बिसराना, याद कर लीजिएगा। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, धूप और धुआं और हुंकार। और 24 अप्रैल 1974 में जाकर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मोटा मोटा इनके जीवन के बारे में आपको पता चल गया होगा। चलिए अब इसके ऊपर ना एक चीज है, मैं आपको जो बताने वाली हूँ बेसिकली, थोड़ा सा वापस हम उसको देख लेते हैं एंड देन इस पर आते हैं। एक सेकेंड। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और प्रीवियस ईयर कुछ जो क्वेश्चंस है मैं वो भी लेकर आई हूँ। जो स्टूडेंट यूपी से हैं वो इसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो एमसीक्यू पर्पस के लिए वो जरूर उनका जो स्टार्टिंग में मैंने आपको शॉर्ट में दिया है वो जरूर पढ़ेंगे। सो बिहार, यूपी सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सब इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? जैसे रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए, फिर दिनकर जी के साहित्यिक
अवदान एवं कृतियों का उल्लेख कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन वृत्त लिखकर उनके साहित्यिक योगदान को बताइए। रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। 2013, 14, 17, 20 कितने सारे सेक्शंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो हमें इनको बिल्कुल अच्छे से याद करना है और मैंने आपको ये फॉर्मेट शुरू से बताया हुआ है कि आपको जब भी किसी भी लेखक का परिचय याद करना है तो कैसे करना होता है। बेसिकली हमें सबसे पहले तो उनका जीवन परिचय याद करना होता है और उसके बाद फिर हमें क्या याद करना होता है, उनका साहित्यिक विशेषता, फिर कला पक्ष, भाव पक्ष जो भी रहता है वो चीज, ताकि हम उसको जब दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं तो आराम से हमें चीजें याद हो जाती हैं। तो पहले इनके जीवन के बारे में जानते हैं। दिनकर जी का जन्म सिमरिया गांव के एक कृषक परिवार में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था और उन्हें स्कूल जाने के लिए गंगा पार करके पैदल जाना पड़ता था। सोचिए आप। पटना विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अध्यापन मतलब पढ़ाने का काम शुरू किया। बाद में बिहार सरकार ने सब रजिस्ट्रार और अंग्रेज सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में भी इन्होंने काम किया था। फिर स्वतंत्रता के बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी बन चुके थे। इसके बाद वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, उपकुलपति भी बने और भारत सरकार में हिंदी सलाहकार नियुक्त भी हुए। यानी आप देख सकते हैं कि इनका एक मतलब टीचिंग में और मतलब स्कूल और विश्वविद्यालयों से एक घनिष्ठ संबंध था। वहीं पर इन्होंने अपनी तरक्की को करते हुए आगे बढ़े थे। दिनकर जी की काव्य यात्रा की शुरुआत हाई स्कूल के दिनों में हुई, जब उन्होंने अमिताभ नाम से कविताएं लिखनी शुरू की। उनका पहला काव्य संग्रह बारदोली विजय 1928 में प्रकाशित हुआ। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। उन्होंने ओजस्वी, विद्रोही और श्रृंगारिक भावनाओं से भरी कविताएं लिखी। उन्होंने मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों ही, ठीक है, मुक्तक काव्य आपको पता है जो छंदों से मुक्त हो सकती हैं, मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य दोनों ही रचनाएं लिखी। इसके अलावा उन्होंने निबंध, संस्मरण, आलोचना, इतिहास जैसे कई विधाओं में गद्य लेखनी की भी की। तो निबंध तो आपको पता है, संस्मरण जब किसी की याद में लिखा जाता है, आलोचना मैंने आपको बताया। तो ये सारी विधाओं में लिखते थे। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, संस्कृति के 4 अध्याय, ओंकार इनकी कुछ रचनाएं हैं। दिनकर जी को उनको साहित्यिक योगदान के लिए पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित कई सम्मानों से नवाजा गया। वे राष्ट्र कवि के रूप में भी उभरे। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनको शॉर्ट में टाइटल दिया गया था राष्ट्र कवि। तो आपको अगर पूछा जाए और ऑप्शन में दिया हो तो दिनकर जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। दिनकर जी को हिंदी साहित्य का राष्ट्रकवि माना है। उनकी कविताएं राष्ट्रीय जागरण और संघर्ष का आह्वान, आह्वान मतलब कि उस समय इनकी जो कविताएं होती थी वो राष्ट्र प्रेम से ही जुड़ी होती थी। राष्ट्र मतलब देश को जगाने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तो देश से ही जुड़ी उनकी सामाजिक जो भी ढर्रा होता था उन सबको अपनी कविताओं में ये क्या करते थे, एक भाग देते थे और ये वहीं से इसी वजह से इनको राष्ट्रवादी या राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है। आह्वान मतलब होता है किसी को बुलाना, ठीक है। उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश, क्रांति के साथ साथ कोमल श्रृंगारिक भावनाओं का भी अच्छा योगदान था। दिनकर जी की कविताएं प्रसाद गुण से भरपूर, प्रभावमयी, ओजस्वी होती हैं। उनकी अनुभूतियों की तीव्रता और सच्ची संवेदना पाठकों को प्रभावित करती हैं। यानी कि उनकी जो कविताएं होती थी वो इतनी अच्छी होती थी कि जो पढ़ने वाला होता था, जो पाठक होता था, उसके दिल तक को छू जाती थी और उसे झकझोर देती थी। ठीक है। जो वो बात कहवाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, उसके लिए पढ़ने वाले को वो तैयार कर देते थे। ऐसी कविताएं लिखते थे। अब जैसे रश्मिरथी की मैंने आपको पंक्तियां बताई कि जब कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर जाते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए, तो पांडव का संदेशा लाए। उसमें पंक्तियां हैं कि 2-5 ग्राम तो दो और मतलब अपना पूरी धरती रख लो, हम वहीं पर अच्छे से रहेंगे और मतलब दुश्मनों पर अपनी कोई उंगली भी नहीं उठाएंगे। तो उस पर वो पंक्तियां ऐसे ही लिखते हुए कहते हैं कि दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष बड़ों की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक छा जाता है, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले हाँ हाँ बांध मुझे। इस तरह से बहुत बड़ी कविता है। तो बहुत ही आप इसको जब नेट पर कभी पढ़िएगा या सुनिएगा आपको बड़ा जोश आ जाएगा। बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते थे मतलब जो दिनकर जी थे।
उनकी रचनाओं में गहन विचार और चिंतन होता था, मतलब कुछ ना कुछ विचार रखते थे और मतलब कुछ सोचने वाली, आपको सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसे विषय होते थे। ठीक है, अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर भी विचार करते थे। उनकी रचनाओं में जातिवाद, शोषण, युद्ध का विरोध है, वे समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाते थे। अब देखिए, यहाँ पर कोई बोल सकता है बच्चा कि मैडम कोई भाषा ऐसी है जो समझ में नहीं आई। बहुत ही सरल भाषा में आपकी पुस्तक से मैंने उसको खुद से, मतलब आप एक आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करा ताकि आप आराम से याद कर पाएँ और पॉइंट्स बनाकर कराएँ। अब आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में लिख कर आना है, आपके फुल मार्क्स आ जाएँगे। ठीक है? बस आपको याद करना है। अब साहित्यिक विशेषताएँ बता देंगे कि उनकी कविताओं में उमंग, उत्साह, भावना का अतिरेक मिलता है। दिनकर जी सामाजिक, राजनीतिक व्यंग, भ्रष्टाचार पर खुलकर मतलब विरोध करते थे, उस पर आवाज़ उठाते थे। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएँगी, आप इसको याद कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, दिनकर जी ने शिल्प, अलंकार, प्रभावमयी भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग करा है। दिनकर जी को हिंदी साहित्य का राष्ट्रकवि माना जाता है क्योंकि उनकी कविताओं में राष्ट्रीय जागरण की कवि देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो आप वही पंक्तियां यहाँ पर भी बता सकते हैं, जैसे कला पक्ष में आपने बताया। दिनकर की कविताएं गहराई से सोचने और समझने के लिए प्रेरणा देती हैं और उनमें सच्ची संवेदनाओं का प्रवाह मिलता है। वे जातिवाद, युद्ध और शोषण का विरोध करते थे। फिर भाव पक्ष बताते थे, उनका भाव क्या निकल कर आता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी साहित्य में उनके राष्ट्रीय और ओजस्वी कवि के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके काव्य में भाव पक्ष भी उतना ही सशक्त यानी मजबूत था, प्रभावशाली था। वो केवल विद्रोह और आक्रोश की बातें नहीं, प्रेम, सौंदर्य, करुणा, मानवीय संवेदनाओं का भी गहरा चित्रण करते थे, गहन चित्रण। कहने का अर्थ, जो समाज के अंदर मतलब जो मतलब आपके ऊपर, जिसके ऊपर दया आ जाए, ऐसी मतलब इमोशनल चीजें भी हमारे सामने चित्रण करते थे। हमेशा गुस्से वाली, विद्रोह वाली नहीं, इसके अलावा भी चीजें रखते थे। प्रेम पर ये बहुत कम कविताएं लिखते थे, प्रेम पर ज्यादा नहीं लिखते थे, पर समाज का वो भाग भी जिस पर आप संवेदनशील हो, जिस पर आप इमोशनल हो जाए, वो चीज भी बहुत अच्छे से लिखा करते थे। ठीक है, दिनकर जी की कविताओं में एक ओर जहां राष्ट्रीयता और संघर्ष के भाव प्रबल होते हैं, वहीं दूसरी ओर रचनाओं में कोमल, श्रृंगारिक भावनाएं भी अपनी छाप छोड़ती हैं। उनकी काव्य कृति उर्वशी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें प्रेम, सौंदर्य और मानवीय भावनाओं की गहन प्रस्तुति हुई है। तो इस तरह से आप पूरा बता देंगे। फिर साहित्य में उनका क्या क्या योगदान है, आप ये भी बता देंगे कि जिन्हें राष्ट्र कवि माना गया है, उनके साहित्य को राष्ट्रीय क्रांति, समाज सुधारक, समाज के अंदर जो बुराइयां थी सामाजिक राजनीतिक, उस पर वो कड़ा प्रहार करते थे, है ना। ये सारी चीजों को आप बनाकर भी याद करके लिख सकते हैं। बेसिकली पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं तो आप उसको याद कर सकते हैं। फिर साहित्य में योगदान आप बता देंगे कि उन्हें रश्मि रथी, उर्वशी कुछ लिखा था और इसके लिए उनको कौन सा वो पुरस्कार मिला है, तो सेम आप वहां पर इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर चैप्टर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और आसानी से आप इसे याद कर पाएंगे। अब इस तरह से कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, बहुविकल्पी है, तो आप बता देंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, पटना, सिमरिया, बेगूसराय, वाराणसी। तो सिमरिया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा। तो उर्वशी के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, तो ये आप मुझे कमेंट सेशन यानी कि होमवर्क में बताएंगे। यहाँ के तो मतलब 2 क्वेश्चन मैं आपको, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, सो आप इसे मुझे होमवर्क में बताएंगे। दिनकर जी के पिता का क्या नाम था, बहुत आसान है, हमने पढ़ा, और आप इसे कमेंट सेशन में मुझे बताने वाले हैं। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स को पता है और इसका आंसर वो मुझे देंगे। रामधारी सिंह दिनकर को किस विषय में बीए की डिग्री मिली थी, राजनीति में, इतिहास में, हिंदी साहित्य में या संस्कृत में। तो आराम से आप बता पाएंगे और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके लिए ये काफी सफिशिएंट होगा। ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये था आपका छोटा छोटा मोटा मोटा दिनकर जी का जीवन परिचय, पूरा एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में, पॉइंट वाइज है। इसको 1 से 2 बार पढ़िए, याद कीजिए, आराम से आप एग्जाम में लिख करेंगे। 1 से 2 बार लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप ये सोचें कि इसके बावजूद भी आपको नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं। जब तक आप किसी भी राइटर, यूपी बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, जब तक आप जीवन परिचय नहीं पढ़ेंगे, स्पेशली यूपी वाले स्टूडेंट, बेटा आपका जीवन परिचय वाले क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। तो ऐसे भी गलतियां मत कीजिए,
अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक-एक जीवन परिचय कराती चल रही हूँ, आप साथ के साथ उनको याद करती चलिए। और अब बहुत आसान भाषा में लेकर आ रही हूँ और साथ-साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, मिलेंगे नेक्स्ट एक सेशन मतलब नेक्स्ट हमारे सीरीज़ में अगले जीवन परिचय यानी एक अलग रचनाकार के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से जीवन परिचय को तैयार कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, खुश रहिए और क्या करिए, माता-पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।